नमस्कार। तो चलिए आज हम भारत के समाज को जरा और गहराई से समझते हैं। उन तीन बड़ी ताकतों को देखते हैं जो इसे बनाती भी हैं और कभी-कभी तोड़ती भी हैं। लिंग, धर्म और जाति। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी ज्यादा विविधता वाले देश में आखिर वो क्या चीज है जो सबको एक साथ जोड़े रखती है? यही वो सवाल है जो आज के इस पूरे विश्लेषण में हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली बड़ी चुनौती की, लैंगिक असमानता की। ये एक ऐसी समस्या है जिसकी जड़ें हमारे समाज में आज भी बहुत गहरी हैं। अब जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ मर्द और औरत के बीच का बायोलॉजिकल फर्क नहीं है। इसका असली मतलब है समाज द्वारा बनाई गई वो भूमिकाएं, वो उम्मीदें जो दोनों के लिए मौकों में एक बहुत बड़ा फासला पैदा कर देती हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। शिक्षा तो एक बुनियादी हक है ना? लेकिन भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के मुकाबले आज भी काफी कम है। ये एक सीधी और साफ असमानता है जो हमें दिखती है। और ये फर्क सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारे घरों के अंदर भी मौजूद है। औसतन भारतीय महिलाएं हर दिन पुरुषों से 1 घंटा ज्यादा ऐसा काम करती हैं जिसके उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। ये वो काम है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की नींव है। देखिए, ये आंकड़ा ना एक बहुत ही गहरी और थोड़ी परेशान करने वाली सच्चाई बताता है। जब समाज में हर 100 महिलाओं पर लगभग 107 पुरुष हों, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह काम कर रहे हैं और इसके नतीजे लंबे समय में बहुत गंभीर हो सकते हैं। और ये असमानता सिर्फ समाज में ही नहीं, सत्ता के गलियारों तक में दिखती है। राजनीति में महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी दिलाने का संघर्ष सालों से चल रहा है। ये दिखाता है कि इन सामाजिक बाधाओं को तोड़ना वाकई कितना मुश्किल काम है। अब आते हैं हमारी दूसरी बड़ी चुनौती पर, धर्म। और क्या होता है जब राजनीति इसमें मिल जाती है? जब धर्म पहचान की राजनीति का हथियार बन जाता है, तो एक नई चुनौती पैदा होती है, सांप्रदायिकता। ये एक ऐसा सवाल है जिसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। जब किसी की अपनी आस्था, उसका विश्वास एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है, तो वहां से जन्म लेती है सांप्रदायिकता। एक ऐसी सोच जो समाज को बुरी तरह से बांट सकती है। और देखिए, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हम सबकी ना कई पहचानें होती हैं। हम डॉक्टर हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, एक नागरिक हैं। लेकिन सांप्रदायिक सोच इन सभी पहचानों को किनारे कर देती है और कहती है कि सिर्फ एक ही पहचान सबसे ऊपर है, और वो है धर्म। इसको ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर हैं, कुछ को गुलाब पसंद है, कुछ को सूरजमुखी। उन्हें मिलकर एक मरीज की जान बचानी है। लेकिन तभी कोई बाहर से आके कहता है, नहीं, तुम डॉक्टर बाद में हो, पहले गुलाब या सूरजमुखी हो। अचानक से क्या होता है? साथ मिलकर काम करना मुश्किल हो जाता है, और जो साझा मकसद था वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो फिर एक सांप्रदायिक व्यक्ति होता कौन है? सीधी सी बात है, ये वो इंसान है जो ये मानने लगता है कि धर्म ही किसी भी समुदाय का मुख्य आधार है, और अक्सर ये सोच इस बात तक चली जाती है कि उसका धर्म दूसरों से बेहतर है। और ये सिर्फ एक सोच या थ्योरी नहीं है। असल दुनिया में इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। ये नफरत फैलाने, राजनीतिक सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करने और कई बार दुर्भाग्य से हिंसा और दंगों की वजह भी बनती है। और अब हम बात करेंगे भारत की तीसरी और शायद सबसे पेचीदा सामाजिक हकीकत की, यानी जाति। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी जड़ें समाज में बहुत बहुत गहरी हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि जाति पाति तो पुरानी बातें हो गईं, लेकिन सच तो ये है कि जाति आधारित असमानता आज भी हमारे साथ है, और इसके सबूत हमें आज के आर्थिक आंकड़ों में साफ साफ दिखाई देते हैं। ये टेबल देखिए, ये एक बहुत ही साफ तस्वीर हमारे सामने रखती है। इसमें साफ साफ दिखता है कि कैसे आज भी आर्थिक हालात कहीं ना कहीं पुरानी जाति व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ऊंची जातियां आज भी आर्थिक रूप से सबसे मजबूत हैं, जबकि दलित और आदिवासी समुदायों में गरीबी का अनुपात सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि जाति और आर्थिक सफलता का रिश्ता आज भी कितना मजबूत है। तो अभी तक हमने सिर्फ बंटवारे की समस्याओं की बात की है, पर क्या भारत की कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या सिर्फ विभाजन ही पूरी सच्चाई है, या फिर कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जो इन सब के बावजूद देश को जोड़े रखती हैं? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन ताकतों को समझते हैं जो इस बंटवारे वाली सोच को टक्कर देती हैं और समाज को पूरी तरह से बिखरने से रोकती हैं।
सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है हमारी चुनावी हकीकत। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, भारत के किसी भी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति का बहुमत नहीं है। इसका मतलब जीतने के लिए पार्टियों को अलग-अलग जातियों और समुदायों को साथ लाना ही पड़ता है। सिर्फ एक पहचान की राजनीति हमेशा काम नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि वोटर अब बहुत समझदार हो गए हैं। वो सिर्फ अपनी जाति के नाम पर वोट नहीं डालते। वो पार्टी का काम देखते हैं, उम्मीदवार की काबिलियत देखते हैं और दूसरे मुद्दों पर भी गौर करते हैं। कोई भी जाति एक बंधा हुआ वोट बैंक नहीं होती। और इन सब के ऊपर है हमारे संविधान का वो मूल सिद्धांत जो इस देश की नींव है, धर्मनिरपेक्षता। हमारा संविधान हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी देता है और धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को सख्ती से रोकता है। ये एकता और बराबरी की एक बहुत मजबूत नींव है। मतलब ये सिर्फ सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, ये एक व्यक्तिगत मूल्य भी है। एक धर्मनिरपेक्ष इंसान वो है जो किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव न करे और रोजमर्रा की जिंदगी में आपसी सद्भाव बनाए रखे। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी शुरुआती सवाल पर वापस आ जाते हैं। ये सच है कि बंटवारे की ताकतें बहुत मजबूत हैं, पर एकता की जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं। असली चुनौती इन अलग-अलग पहचानों के बीच एक संतुलन बनाने और एक साझा भविष्य के लिए एक आम रास्ता खोजने की है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत आज भी हर रोज तलाश रहा है।